नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास हमेशा की तरह 3 खबरें हैं। एक तो नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से है, वो भी हम बात करेंगे और थोड़ी सी जो है वो ख़बर जो है वो ज़रा कसूर वीडियो स्कैंडल के हवाले से बात कर लें, उसके अंदर लेटेस्ट अपडेट है। और फिर हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान से जो एक काफ़िला निकला हुआ है पंजाब में, वो पहुँच चुका है, साउथ पंजाब से इस वक्त गुजर रहा है, तो उसकी क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा कसूर वीडियो स्कैंडल के बारे में बात कर लें कि जो तकरीबन 8 साल पहले 2015 में एक स्कैंडल आया था, 15 या 16 की बात है, जिसमें पता चला था कि जी तकरीबन 400 वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं, उसमें कई बच्चे हैं और फिर उसके बाद उसमें से एक एरिया जो है वो खानवाला के नाम से कोई गांव था कसूर में, तो वहाँ पर उधर से ज़्यादातर बच्चे हैं जिनकी 300 वीडियोस हैं और उन बच्चों के रेप की जो है वो वीडियोस बनाई गई हैं और फिर उसके बाद इवेंचुअली उनके खिलाफ एक ज़ाहिर है एक एहतजाज हुआ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। कसूर के अंदर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, जो लोकल पुलिस थी और जो लोकल शहरी थे उनके दरमियान जो है वो एक तसादुम हुआ, जिसके फाइनली बाद एक ये नतीजा निकला कि लोगों ने जो है वो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर वो बातें आना शुरू हुई और फिर इवेंचुअली जो है वो उनके खिलाफ एक मुकदमा शुरू हुआ। जेआईटी बनी, जेआईटी बनने के बाद उसने कुछ तहकीकात की और फिर 2015 में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि उन लोगों का ये भी कहना था कि एफआईआर दर्ज नहीं होती और हम इसको परसू नहीं कर सकते केसेस को, क्योंकि एफआईआर नहीं दर्ज हो रही। अब मामला ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो छूट चुके हैं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड याद कराता चलूँ कि 19 बच्चे आइडेंटिफाई किए गए थे कि जिनके साथ उन वीडियोस के अंदर रेप होते हुए देखा जा सकता था और उसके अलावा जो है वो बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था जो कि ये लोग हैं जो कर रहे हैं, मगर जो इन दी एंड रिज़ल्ट ये निकला कि वो तमाम के तमाम लोग जो आज 3 लोग मज़ीद बरी हो गए हैं कल गुज़िश्ता हफ्ते, और उसकी वजह जो है वो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहात बताई गई हैं, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, ये शहराम सरवर ग़ालिबन हैं जो जज साहब हैं जिन्होंने इसका जस्टिस शहराम सरवर, इनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला दिया और उसने जो वजूहात बताई उन्होंने कहा कि ये साबित नहीं कर सके प्रोसिक्यूशन के वाक़तन जो है वो ये वाक़या हुआ था, इसमें शक का फ़ायदा जो है वो मुल्ज़िमान को जाता है। ज़्यादातर जो मुल्ज़िमान हैं वो ऑलरेडी इस केस के अंदर जितने भी थे उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑलरेडी बरी हो चुके हैं और इन लोगों को सज़ाए मौत हुई थी, मगर इनकी सज़ाए मौत को कालअदम करार देकर और इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बरी कर दिया गया है, क्योंकि इनका शक का फ़ायदा भी दिया गया और फिर जेआईटी और पुलिस की जो दी हुई डिटेल्स थी वो मैच नहीं कर सकी और फिर जो वीडियोस थी उनके अंदर साबित नहीं हो सका कि ये वही लोग हैं, जबकि हमें ये बताया गया था कि साबित हो गया वगैरह वगैरह। मगर इन दी एंड रिज़ल्ट ये निकला कि जो ज़्यादातर चीज़ें थी जो भेजी गई थी फॉरेंसिक लैब को, वो तस्वीर थी, वो वीडियोस नहीं थी और फिर जो वीडियोस मौजूद थी उनके अंदर कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था, जो लोग रेपिस्ट थे वो नज़र नहीं आ रहे, जो असल परपेट्रेटर्स हैं। लिहाजा बहुत जो कंक्लूसिव एविडेंस है वो मौजूद नहीं थी इनको साबित करने के लिए और फिर जो नतीजा निकला वो ये निकला कि 2013 का वाक़या हुआ था, 2015 में तकरीबन 2.5 साल के अरसे के बाद जाकर ये जमा करवाई गई, जो एफआईआर थी वो दर्ज की गई। पहले भी ये कहा जा रहा है, वैसे बाय द वे उस वक्त की बात मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि उस वक्त ये बात आई थी कि इनकी जमा नहीं की जाती, इनकी जो एफआईआर है उसको दर्ज नहीं किया जाता, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर जब ये एफआईआर दर्ज हो भी गई और तमाम मामलात कर लिए गए, बच्चे की जो सिचुएशन थी वो तो सबके सामने, जो इन्वेस्टिगेशन थी वो भी हो गई, मगर फिर डॉक्टर जो है वो प्रूव नहीं कर सका। डॉक्टर ने जब उसका टेस्ट किया तो बच्चे ये प्रूव नहीं हो सका कि उसके साथ कोई जिनसी ज्यादती हुई थी बच्चों के साथ। दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो इस मुकदमे की पैरवी करने वाले जो साहब थे, जो मुद्दई होना चाहिए बेसिकली, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है जिसके नाम से, उसने अदालत के अंदर 2 मरतबा आकर ये बयान दिया कि मैं इस केस की पैरवी नहीं करना चाहता। उसने कहा कि ये जो वाक़या है ये असल में इस तरह से है ही नहीं। उसने कहा कि ये जो बंदे जो पकड़े गए हैं ये दुरुस्त नहीं है, ये मेरे मुजरिम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये कहा गया था कि अगर आपने इस एफआईआर को दर्ज करवाएंगे तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, इस वजह से हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी। असल में हमने इस केस की पैरवी हम नहीं करना चाहते। तो जो पैरवी ना करना चाहते हो, क्लियर सबूत भी मौजूद ना हो, जो वाक़या हुआ है उसके और एफआईआर के दरमियान में भी कोई 2-2.5 साल का वक्फा हो, तो इवेंचुअली फिर यही होता है कि तमाम जो शक है उसका फ़ायदा मुल्ज़िम को मिलता है और वो फारिग हो गए हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्गूमेंट है, जो एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर, वो ये है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा था और आज 8 साल के बाद अगर सूरत हाल वहीं खड़ी हुई है कि कोई एक भी शख्स जो है वो पकड़ा नहीं गया, तो इसमें कहाँ
ये कैसे मुमकिन है कि प्रोसिक्यूशन को किसी सूरत कामयाबी ना हुई हो? ये कैसे मुमकिन है कि कोई शवाहिद कहीं पर भी मौजूद ना हो? किसी भी वीडियो के बारे में, ठीक है फोरेंसिक के अंदर आपको वीडियो में नहीं मिल रहा, वो समझ में आती है बात, लेकिन कोई ना कोई तो है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। और क्या ये ऐसा भी मुमकिन है कि कोई एक भी शख्स जो गिरफ्तार हुए थे उनमें से कोई एक भी शख्स जो था वो असल मुजरिम था ही नहीं, तमाम लोग जो थे वो गलत तरीके से ही पकड़े गए? क्योंकि ये तमाम का तमाम मामला जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि या तो पुलिस अभी तक मिली हुई है, पैसे खाए हुए हैं, या जो भी हुआ है, हकीकत ये है कि ये नाकामी है। अगर वो वीडियोस आई थी, रेप हुए थे, तो ये कैसे सब कुछ, क्योंकि अवाम जो लोग वहाँ पर पुलिस को पथराव कर रही थी, आईजी की गाड़ी पर भी मुझे याद है, डीआईजी की गाड़ी पर वहाँ पर पथराव हुआ था कसूर में उसी ज़माने में इसी बात पर। तो क्या लोगों में खुद ब खुद ही इतना गुस्सा था? कोई वाक़या हुआ नहीं था? ये मानने में नहीं आती, समझ में नहीं आती बात। तो इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, और ये हमारी अदालतों का काम है कि अब वो ये भी चेक करें कि फिर ये तमाम मामला था क्या। अगर किसी ने रेप नहीं किया तो फिर ये बच्चे कैसे रेप हुए, और अगर कोई रेप हुआ था तो फिर असल परपेट्रेटर्स कौन है? ये अदालत का काम नहीं है तफ्तीश करना, पुलिस का काम है, मगर दिस हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेदारी ले। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बलूचिस्तान से एक लापता अफराद के लिए एहतजाज करने वालों का जो है वो चल रहा है यकजहती मार्च, जिसको बलूचिस्तान से वो फिर दाखिल हो चुका है, अब तौसा शरीफ में आज पहुँच चुका है। एक बड़ी तादाद में लोग उसमें मौजूद हैं। ये वाक़या जो है वो बालाच जो बलोच एक नौजवान था उसके कत्ल से शुरू हुआ था, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से लोग शुरू हुए बात करना, और फिर वो जो एहतजाज था वो बढ़ता बढ़ता लॉन्ग मार्च में तब्दील हुआ, और अब वो लॉन्ग मार्च जो है वो कोहलू से निकल के, वहाँ से तुर्बत से निकल के, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ता बढ़ता पंजाब के अंदर अब दाखिल हो चुका है, और ये इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। आज जो बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात हैं जान अचक ज़ई, उन्होंने कोयटा प्रेस क्लब में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि लॉन्ग मार्च के तमाम मुतालबात मंजूर हो चुके हैं और अब लॉन्ग मार्च को तूल देने का कोई जवाब नहीं है एहतजाज का। तो अब मेरी समझ में नहीं आता, अच्छा अगर तमाम मुतालबात मंजूर हो चुके हैं तो क्या अब पाकिस्तान के अंदर लापता अफराद ख़त्म हो चुके हैं? ये इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं ये कहाँ से निकले हुए हैं? इनके कौन सी फैमिलीज़ हैं जो अभी तक एहतजाज कर रही हैं? उनके तमाम बच्चे घर आ गए हैं? किसका दिमाग ख़राब है? मेरी तो समझ से बाहर है। जान अचक ज़ई शायद इस हवाले से हमें कुछ बता सकें। FIR जो है वो भी दर्ज हो रही है, जिस जिस शहर से गुजर रहे हैं वहाँ पर फिर नई FIRs होती हैं कि इन लोगों ने ये किसी फलानी दिफा की खिलाफ वर्जी की है, इस जगह पर जो है वो नहीं करना चाहिए था, इनको एहतजाज की इजाज़त नहीं थी, वहाँ पर इन्होंने एहतजाज किया, उस तरह के वो भी चलते चले जा रहे हैं। और फिर शटर डाउन और पहिए जाम हड़तालें भी हुई हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तनकीद जारी है। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक जो है वो कुछ समझ में कोई उनकी मुतालबात जो है वो अगर मंजूर हो चुके होते तो ये मामला अभी तक चल ना रहा होता। मुझे बहुत खुशी है ज़ाती तौर पर कि ये वाक़या अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये जो मार्च है वो शायद हमारे लोगों को झंझोड़ने में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर साल 2 साल के बाद 3 साल के बाद ऐसा वाक़या एक होता है। बलूचिस्तान से लोग निकलते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ पर जाकर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता। पहले भी हो चुका है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ। शीरी मज़ारी साहिबा जब उस वक्त मिनिस्टर थी तो वो भी कोशिश कर रही थी कि कोई एक वो लेकर आएँ, लॉ लेकर आएँ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं वो किसी सूरत अपने आप को किसी कानून के तहत लाने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब तक ये लाकानूनियत इस मुल्क के बड़े इदारों के अंदर जारी रहेगी, इस मुल्क के ताकतवर इदारों के अंदर जारी रहेगी, ताकतवर अफराद बासर इदारे इसी तरह बचते रहेंगे, तब तक आप किसी एक आम डाकू को पकड़ना भी मेरा ख्याल है ज़्यादती है, उसको भी फिर खुला छोड़ दें, लुटते फिरें, हमें भी, लोगों को भी, लोगों के बच्चे उठाए जाते रहें, कभी कोई किडनैपर उठा ले, कभी कोई फौजी उठा ले, जिसका जो जी में आए वो करता फिरे। क्योंकि इस तरह ही अगर करना है नज़रियात की बुनियाद पर, ख्यालात की बुनियाद पर किसी, और आप उसको मतलब आपके पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप उनको ट्राई कर सकें अदालत के अंदर, चाहे वो कसूर के बच्चे हों, चाहे वो 9 मई के मुल्ज़िमान हों, चाहे वो इमरान खान हों, उनके लिए भी मिलिट्री कोर्ट चाहिए आपको, वो PTI के छोकरों के लिए भी जो है वो मिलिट्री कोर्ट चाहिए आपको, और फिर इनके लिए भी आपके पास जो है वो अदालत में लाने के लिए नहीं, आपको इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस करनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि आपका जो निज़ाम है वो बिल्कुल किसी काबिल नहीं है, इसको बंद कर दिया जाएगी तो शायद कुछ थोड़े से पैसे बचेंगे कि निज़ाम चलाने में जो ज़ाया हो रहे हैं हमारे।
चलते हैं अपनी फाइनल खबर की तरफ। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर आए थे, तो एक बड़ा मज़ेदार सीन देखने में आया वहाँ पर कि लोगों ने जो है वो बिलावल के आने पर प्रो पीटीआई नारे भी लगाना शुरू कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से वो खिताब कर रहे थे, तो वकला की जो एक पीटीआई की बॉडी थी उसने बिलावल भुट्टो उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए जो है वो नारे लगाना शुरू कर दिए। तो बिलावल भुट्टो ने तकरीर करते हुए कहा कि यहाँ पर जब मैं आ रहा था तो पीटीआई के लोग नारे लगा रहे थे, लेकिन मुझे इससे कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि आप चाहे पीटीआई के वर्कर्स हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, चाहे पीएमएलएन के वर्कर्स हैं, जो भी वर्कर हो, मैं उससे दिल से जो है वो मोहब्बत करता हूँ, कारकुन सियासी कारकुन से मैं मोहब्बत करता हूँ। तो लोगों ने फिर वहाँ पर ही वॉन देम ओवर, और जो पीटीआई के लोग थे उन्होंने बिलावल भुट्टो के और जीए भुट्टो के नारे लगाना शुरू कर दिए। सिमिलरली आज मुस्लिम लीग नून का जो है वो एक पार्लिमानी बोर्ड के इजलास, जैसा कि आप जानते हैं, चल रहे हैं टिकटों के तकसीम के हवाले से। तो वहाँ पर गुजरांवाला डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर आज मौजूद थे, और अशरफ अंसारी साहब हैं एक अदद, जो कि एमपीए हैं, मुस्लिम लीग नून के थे 2018 से 2023 तक। तो उनको जब वो खड़े हुए तो हर एक को जो है वो अलॉटेड एक टाइम था, 2-2 मिनट आप बात कर सकें, तो फिर उन्होंने 2 मिनट से लंबी बात करना शुरू कर दी। तो लोगों ने उनको रोका, पहले राना सनाउल्लाह ने रोका, उसके बाद उनको मरियम नवाज़ ने रोका, उसके बाद उनके जो दूसरे दीगर साथी बैठे हुए थे उन्होंने भी रोका। तो फिर उन्होंने कहा कि जी अगर आपने मुझे मेरी बात नहीं करने दे रही तो फिर हमें यहाँ पर बुलाया क्यों है। तो उस पर नवाज शरीफ साहब जो है वो बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आप तो वही साहब है ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चले गए थे जब हमारे टिकट पर इलेक्शन जीतने के बाद। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं जब हमजा शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ना था तो मैंने उनके हक़ में वोट दिया था, मगर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि आप बाहर चले जाएँ, यहाँ से आपकी कोई जगह नहीं है, अगर आपने पार्टी के साथ यही धोखाधड़ी करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने जाने से इनकार किया, तो नवाज शरीफ साहब ने गार्ड्स को ऑर्डर किया कि इनको यहाँ से ले जाएं। अब ये हो तो रही है बड़ी बात कि जी नवाज शरीफ साहब ने उनको निकलवा दिया, वो बर्दाश्त नहीं कर सके तनकीद। अगर कोई वो तनकीद नहीं कर रहे थे, वो वैसे ही एक सेशन होता है खुशामद का, वही कर रहे थे, मगर असल में उनका जो किरदार है अशरफ अंसारी साहब का वो ये है कि 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो ये मुस्लिम लीग नून की टिकट पर जो है वो जीते थे। तो गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। निशात डाहा थे एक साहब, उनका मुझे याद नहीं है कहाँ से ताल्लुक था। इसके अलावा जलील शरकपुरी थे और 2 और एमपीए थे, एक फैसल न्याजी साहब थे और एक और थे। ये टोटल 5 एमपीएस जो थे ये जाकर उस्मान बुज़दार के साथ चले गए थे, और ये पांचों के पांचों थ्रू आउट एंड तक मुस्लिम लीग नून के खिलाफ काम करते रहे। एंड में आके हमजा शहबाज को वोट दिया उन्होंने, लेकिन उसके फ़ौरन बाद उन्होंने दोबारा से पलटी खाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ज्वाइन कर लिया, और फिर उन्होंने टिकट भी लिया वहाँ से जलील शरकपुरी ने, लेकिन तब तक इट वॉज टू लेट। और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के एमपीए जो थे, जो तमाम जगहों से पीटीआई जीत रही थी, तो वो जो 5 सीटें थी जहाँ पर पीटीआई हारी, उनमें से एक शरकपुरी साहब वाली सीट थी। तो शरकपुरी साहब हार गए, और उससे हुआ ये है जनाब के मतलब वो नून लीग की टिकट पर, ये बाद में इलेक्शन हुआ था, ये वो 17 जुलाई वाले इलेक्शन में नहीं है। तो मियां मौलाना गयासुद्दीन भी शामिल थे इसमें, जलील शरकपुरी थे, अशरफ अंसारी थे, फैसल न्याजी थे और एक साहब और थे निशात डाहा। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों से पहले तो वादा ही नहीं करना चाहिए था। अभी भी एक साहब हैं मौलाना गयासुद्दीन, वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने वैसे तो मुझसे वादा किया था कि वो टिकट देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपना वादा निभाएंगे, तो फिर मैं आज़ाद हैसियत पर इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये तमाम के तमाम अफराद जो हैं वो लोटे हैं, और इन लोटों की कोई इज्जत इस तरह से नहीं देनी चाहिए उनको कि वो पिछला टिकट आपके टिकट पर इलेक्शन लड़े, जीत के जो पार्टी इक़्तिदार में आई उससे उन्होंने मज़े लूटे, और फिर उसके बाद वो आपके साथ आ गए जब उन्हें लगा कि हमजा शहबाज की कोई गलबात बन गई है, और फिर उसके बाद उन्होंने जब छोड़ा तो फिर दोबारा टिकट लेने आ गए। तो इन लोगों को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे लोगों को लेना चाहिए, ना मुस्लिम लीग नून को लेना चाहिए, ना पीपल्स पार्टी को लेना चाहिए। ये सिक्का बंद लोटे हैं, इनकी कोई जो है ना वो किसी सूरत भी सुनवाई नहीं होनी चाहिए किसी भी सियासी जमात में, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस हाल को पहुंची जिस हाल को ये पहुंची है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।